आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर, पहले बालू और अब देसी शराब की बड़ी खेप। सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी के फंड से खरीदी गई एम्बुलेंस एक बार फिर सुर्खियों में है। एम्बुलेंस में मरीज के बदले शराब ढोने का मामला सामने आया। एम्बुलेंस से 280 लीटर देसी शराब बरामद की गई। जिस एम्बुलेंस को मरीजों के लिए इस्तेमाल होना था, जिस एम्बुलेंस को मरीजों की जान बचानी थी, उस एम्बुलेंस में शराब ढोई जा रही थी। यकीनन ये बात पचने लायक नहीं है, लेकिन ये सच है। पकड़े गए इस एम्बुलेंस से 280 लीटर देसी शराब जब्त की गई है, जो 6 बोरियों में रखी हुई थी और आंख में धूल झोंकने के लिए उसे चादर से ढक दिया गया था। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से तस्करों की तरकीब काम न आई और शराब की खेप पकड़ी गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जो एम्बुलेंस पकड़ी गई है, वो एम्बुलेंस 2019 में ही सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी के एमपी फंड से खरीदी गई थी। राजीव प्रताप रूडी के सौजन्य से पंचायत एम्बुलेंस सेवा को दी गई थी, जैसा कि इस एम्बुलेंस पर भी साफ साफ लिखा हुआ है। मामला सामने आते ही राजीव प्रताप रूडी खुद ही सामने आए और एम्बुलेंस को चलाने के लिए बनाई गई संचालन समिति के तमाम सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस गाड़ी को अवैध काम करने के लिए पकड़ा गया है। मैं बधाई देना चाहूँगा शासन को, पुलिस महकमे को कि ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए उन लोगों ने त्वरित रूप से कार्रवाई की। तुरंत इस गाड़ी को जब्त किया। अवैध कार्रवाई हो रही थी, अवैध काम हो रहा था और ये पूरी समिति इसके लिए जिम्मेवार है। पहले एम्बुलेंस से बालू ढुलाई और अब एम्बुलेंस से शराब की तस्करी वाकई सिस्टम की संजीदगी पर बड़े सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो सीमांचल में घुसपैठ को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है और आज बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने घुसपैठ को लेकर एक बड़ा बयान दिया, दावा किया, साथ ही घुसपैठियों पर कार्रवाई का इशारा किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि मंत्री के दावे को जेडीयू के ही एक एमएलसी ने खारिज कर दिया है। बिहार के सीमांचल में घुसपैठियों पर एक्शन की तैयारी। बिहार के सीमांचल इलाके में लगातार घुसपैठ हो रहा है, जो देश के लिए खतरा है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने ये बात बड़ी ही बेबाकी से कही है। बांग्लादेश हो या फिर दूसरे जगहों से आने वाले घुसपैठिए लगातार सीमांचल के इलाके में अवैध तरीके से अपना ठिकाना बना रहे हैं। सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। स्थानीय लोगों से मुझे जानकारी मिली है और अपने प्रमंडलीय बैठक के दरमियान जब मैं पूर्णिया, अररिया और भागलपुर गया था तो काफ़ी लोगों ने बताया कहीं पर जिनकी संख्या अधिक है, एक समुदाय की संख्या अधिक है, वहाँ पर उनके थ्रू बाहरी लोगों को ला करके और विदेशी पैसा लोगों को ला करके और वहाँ के लोकल जो स्थानीय उनको लगता है कि ज़मीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा तो लाख करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। इस लाभ में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो रहा है। वो देख रहे हैं कि हमको पैसा मिल रहा है और हमारे समाज के लोग आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत विचारधारा है और इस कारण से समाज में विकृतियाँ पैदा होगी, समाज में सामाजिक पैदा होंगे और देश के ऊपर खतरा होगा। ये मेरा कहना है। बिहार में घुसपैठ को लेकर मंत्री रामसूरत राय ने बड़ा दावा किया है, लेकिन जेडीयू उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। सख्त लहजे में जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने तमाम दावों को खारिज कर दिया। जमीनों पर, जिस भूखंड पर किस समुदाय, किस धर्म के लोगों ने धार्मिक स्थल बना करके कब्जा कर रखा, उसकी भी लिस्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए। नंबर 2 ये कि निराधार तथ्यहीन बातें करके हमको नहीं लगता है कि कोई संजीदा और संवेदनशील व्यक्ति, केंद्र और राज्य की सरकार और दोनों एनडीए की सरकार और इस तरह की बातें, ये बड़ा। दरअसल बिहार के सीमावर्ती जिला किशनगंज में घुसपैठ को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों से जन भागीदारी की अपील की है।
डीएम ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में या गांव समाज में अगर अवैध घुसपैठी या संदेहास्पद व्यक्तियों की सूचना मिलती है तो फौरन नजदीकी प्रशासन को सूचित किया जाए ताकि प्रशासन उसकी जांच कर कार्रवाई कर सके। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने ये कवायद शुरू की है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो मंत्री राम सूरत राय के बयान पर आरजेडी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, वो भी सुनिए। बीजेपी के माननीय मंत्री घुसपैठियों पर बात कर रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? जब घुसपैठ कर जा रहे हैं तो आखिर सरकार कर क्या रही है? शासन प्रशासन कहाँ है? बीजेपी के सभी नेताओं को, माननीय मंत्री को, माननीय विधायक को सिर्फ ऐसे ही चीजों पर बात करना है, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई पर बात करना नहीं है। वैशाली के मेहनार में बाया नदी का बांध टूट गया है, जिससे गांव में नदी का पानी घुस रहा है और लोगों में दहशत है। पानी की धार इतनी तेज है कि इसका फैलाव समस्तीपुर जिले के पटोरी तक पहुंच गया है। आकलन कर रहे हैं। पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में स्थानीय सांसद, विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहे। सभी ने राहत और बचाव के लिए सुझाव दिए। डिप्टी सीएम ने बताया कि बैठक में मिले सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। कुछ कोशिश हुई है करने का, लेकिन जो कमियां थी उस कमियों को बैठक में हम रखने का काम किया है और प्रभारी मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने कहा है कि उन कमियों को हम देखेंगे और दूर करने का काम करेंगे। तो अपनी बातें रखी और जिला जो राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री जी उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी समस्याएं आपने उठाई है उन समस्याओं का निराकरण और तंत्र को की जो चुनौतियां, उन चुनौतियों के बीच हम इसका निराकरण करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से जो सुविधाएं दी गई है या जिन चीज़ों का ध्यान रखा गया वो काफ़ी अच्छा है और आने वाले दिनों में भी कुछ जो सुझाव आए हैं उसको जोड़कर हम सब। इधर पटना नगर निगम के कर्मचारियों ने सफाई का काम शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक हड़ताल खत्म करने का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। हालांकि सफाई का काम शुरू होने के बावजूद पटना में गंदगी का अंबार लगा है। पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल खत्म करने पर सहमत हो गए, लेकिन सफाई कर्मियों के यूनियन ने औपचारिक रूप से हड़ताल खत्म करने का ऐलान नहीं किया। ऐसे में सफाई व्यवस्था अभी भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटी। बुधवार की सुबह भी सड़कों पर बड़ी मात्रा में कचरा बिखरा पड़ा रहा। हालांकि नगर निगम ने कोर्ट के फैसले के बाद आउटसोर्सिंग कर्मियों के जरिए मंगलवार की रात से ही सफाई का काम शुरू कर दिया। सरकार ने कई राउंड में हड़ताली कर्मचारियों के संगठन से बातचीत की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब भी अगर कर्मचारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान नहीं करते हैं तो सरकार महामारी कानून का भी इस्तेमाल कर सकती है और मच्छर जनित तमाम बीमारियों के माहौल में सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहरों की हालत खराब। हालांकि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सफाई कर्मियों का रुख नरम है। इधर पटना नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि हड़ताल पर गए कर्मचारियों पर जो कार्रवाई हुई है उसे खत्म किया जाए। आपराधिक मामलों के तहत की गई हंगामे को छोड़कर 2 महीने के अंदर हड़ताली कर्मचारियों की मांगों का रिपोर्ट निगम को देना है। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट का भी निर्देश हुआ है कि जिन पर जो एक्शन लिया गया है, अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस को लेकर लिया गया, उसमें तो कोर्ट ने कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस के अलावा जो प्रोसीडिंग या किसी प्रकार का एक्शन लिया गया उस पर कोर्ट ने कहा है कि उस पर आप लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए और रादर उसको विड्रॉ करने की कोशिश। बिहार में सड़क हादसे में मारे जाने वाले लोगों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा मिलेगा और आज से यह नियम लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह नियम लागू किया गया है। मृतक के परिजनों को मुआवजा मिलने में परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रशिक्षण पर जोर दिया है। बिहार में अब सड़क दुर्घटना में मौत होने पर परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बिहार सरकार का ये फैसला आज से लागू हो गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। ये राशि वाहन दुर्घटना सहायता निधि की तरफ से दी जाएगी। पूरे बिहार में 15 सितंबर से राज्य सरकार ने नियम लागू का ऐलान कर दिया है। इस नियम के तहत सड़क दुर्घटना में मौत और घायल होने पर मुआवजा देने का प्रावधान बनाया गया है। एक भी व्यक्ति की मौत अगर सड़क दुर्घटना में होती है तो 5 लाख की राशि जो है वो मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा।
18 अगस्त को इससे जुड़ी एक चिट्ठी जारी की गई थी। ये चिट्ठी परिवहन विभाग के सचिव ने जारी की है। इस चिट्ठी में मुआवजे के बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मुआवजा देने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रशिक्षण पर काफी जोर दिया है। विभाग ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को प्रशिक्षण और जानकारी देने को कहा है। और खबर है भागलपुर से, जहां दियारा में जुगाड़ की नाव पलट गई और इस हादसे में रिंकू देवी नाम की महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला टीन से बनी नाव पर बैठकर टमाटर लाने के लिए खेत जा रही थी। इसी दौरान जुगाड़ की नाव पलट गई। स्थानीय लोगों ने टीन की नाव पर सवार 5 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन रिंकू देवी को समय रहते बाहर नहीं निकाला जा सका। एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें बाहर निकाला है। कई लोग चले जी? 6 गो। कहाँ रहले सब? सब घुमाया। की होले फिर ओकरा बाद कई गो डूबलो छै? अभी एगो डूबले, 5 गो की करलक। सासाराम में उत्पाद विभाग के 3 सिपाहियों को शराब तस्करों ने घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को उत्पाद विभाग के 3 सिपाहियों राजीव कुमार, रविंद्र कुमार और शिवपूजन कुमार ने छापेमारी की थी और तस्कर के खिलाफ केस नहीं करने के लिए 1.5 लाख रुपए की डिमांड की थी। शराब तस्करी के आरोपी विक्रम कुमार ने सिपाहियों को 1 लाख रुपए दिए थे और 50,000 रुपए बाद में देने की बात कही थी। एसपी ने बताया कि विक्रम कुमार ने बाकी के 50,000 रुपए लेने के लिए सिपाहियों को बुलाया और इसी दौरान तीनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से 59,000 रुपए बरामद किए गए। मामले में केस नहीं करने के लिए और तस्करों को जो लाभ पहुंचाने के लिए इन लोगों ने उससे पैसे की मांग की। 1.5 लाख रुपए की मांग की गई थी। पहले 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, फिर 1.5 लाख रुपए में इन लोगों ने उस पर एग्री हुए और उसमें से 1 लाख रुपया इन लोगों ने उसी दिन ले लिया। इस मामले में 3 जो सिपाही हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ उनके साथ एक होमगार्ड का जवान जो पैसे लेने के लिए गया था और एक जो लाइनर है उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। खगड़िया में बैंक से धोखाधड़ी का दिलचस्प मामला सामने आया है। मानसी थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर गांव निवासी रंजीत दास पर आरोप है कि उसने धोखाधड़ी कर एक ग्राहक के खाते से तकरीबन 1,60,000 रुपए की निकासी कर ली। जब बैंक ने जांच की तो पता चला कि रंजीत दास के खाते में ग्राहक तारा देवी के खाते से ट्रांसफर पैसे हुए हैं। बैंक ने रंजीत दास को पैसे लौटाने के लिए नोटिस दिया, लेकिन रंजीत ने तर्क दिया कि उसके खाते में पीएम मोदी ने पैसे भेजे हैं, इसलिए वो पैसे नहीं लौटाएगा। और बार बार नोटिस के बाद जब रंजीत दास ने जवाब नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई करते हुए रंजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी उसका उन्हें बार बार नोटिस दिया गया। उन्हें अमानत में खयानत है। किसी का दूसरे का भी पैसा अगर आपके पास चला जाता है 406 के तहत यह मामला बनता है कि आपके खाते में है या आपके अमानत में है तो आप उसका खयानत नहीं कर सकते। तो रंजीत दास ने जो है सो पैसा निकाला है तो उससे जो है सो हमने मौखिक व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और कई बार नोटिस भी दिए उसको, लेकिन जो है सो वह टालमटोल करता रहा पैसे देने से। उसके बाद हमारे जो है सो क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार है ना उसको जो है सो उस पर FIR किया गया। नीट सॉल्वर गैंग में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गैंग में 2 ग्रुप काम करते हैं। एक ऐसे उम्मीदवारों पर नजर रखता है जो परीक्षा पास करने के लिए मोटी रकम खर्च करने को तैयार हों, जबकि दूसरा ऐसे स्टूडेंट्स की तलाश करता है जो मेधावी हों और जिन्हें पैसे की जरूरत हो। पुलिस ने पटना की BDS छात्रा जूली और KGMU के MBBS के छात्र उसामा शाहिद को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले के किंगपिन PK की तलाश जारी है। कि बिहार में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें हमें ये जानकारी स्पष्ट रूप से मिली है कि कोई ऐसा एक शातिर खिलाड़ी है जिसका नाम PK है। उसके बहुत सारे छदम नाम हैं, लेकिन PK के नाम से ज़्यादातर लोग उसको जानते पहचानते हैं। वह टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, वो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट नहीं करता। सामान्य रूप से वो ट्रेन की ही यात्रा प्रेफर करता है, फ़्लाइट से ट्रैवल नहीं करता है और प्लस जो भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है वो कोरियर्स के माध्यम से करता है, यानी कि सबसे सेफ साधन है। तो इसका वो इस्तेमाल करके अपने इस गैंग को, हैंडलर्स वाले गैंग को, यानी कि जो लोग सॉल्वर अरेंज करते हैं उनको वो हैंडल करता है और मनी का पूरा ट्रांजैक्शन वही देखता है। 24 सितंबर को पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है और इसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बार 6 पदों में से 4 के लिए EVM से वोटिंग होगी, जबकि 2 पदों के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा।
पटना के केवी सहाय स्कूल में मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर 14 सितंबर से कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों के साथ साथ जो समाहरणालय कर्मी हैं या सरकारी कर्मी हैं वो अलग अलग सेंटर पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। देख सकते हैं बड़ी संख्या में सेशन वाइज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो मास्टर ट्रेनर होते हैं वो यहाँ पर इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें ईवीएम है या फिर जो बैलेट बॉक्स है उसको पूरा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। 4 पद का चुनाव जो कराना है वो ईवीएम मशीन से कराना है, ये परिवर्तन लाया गया है। और दूसरा 2 पद जो हुए ग्राम कचहरी का, उसका जो है चुनाव बैलेट बॉक्स से, बैलेट पेपर से कराना है। प्रोसेस है वो प्रोसेस भी आप दिखाएं, चूंकि जो कर्मी अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें प्रोसेस आप बताते होंगे। जी। हाँ, प्रोसेस है ये कि ये देखिए हमारे ये कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, इसको शॉर्ट में इसको CU कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट जो है यह वोटिंग के लिए तैयार किया जाता है इसको, और बैलेट यूनिट से वोट दिया जाता है। ये इसमें कमांड दिया जाता है, तो जो मतदाता आता है तो बैलेट यूनिट का नीला बटन दबाता है तो पोल हो जाता है वोट। और ये कंट्रोल यूनिट का ये भाग जो है बैलेट भाग है, बैलेट भाग को ये बैलेट बटन दबाते हैं तो ये भी यहाँ पर बिजी लैंप जल जाता है और ये वोट लेने के लिए तैयार हो जाता है। और जब मतदाता जाते हैं तो इसमें वोट देते हैं तो यहाँ पर ये नीला बटन जो है ये दबाते हैं तो उनका वोट पोल होता है। बटन रहेंगे टोटल? हाँ, टोटल अभ्यर्थी के अनुसार रहेंगे सर। अगर 16 अभ्यर्थी हैं खड़ा जिस क्षेत्र में, तो वहां पर 1 बैलेट यूनिट रहेगा। और अगर 16 से ज्यादा किसी पद पर अगर खड़ा हैं तो वहां 2 बैलेट यूनिट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में जो ट्रेनिंग लेने वाले कर्मी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जो मास्टर ट्रेनर हैं वो प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो पंचायत चुनाव है वो बेहतर और शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए। इन फैसलों का जियो ने स्वागत किया है और इसे टेलीकॉम क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि वो भारत सरकार के उन सुधारों और राहत उपायों की घोषणा का स्वागत करते हैं जो उद्योग को डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम बनाएगी। और आपको बताएं कि सरकार ने AGR की बकाया राशि चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल का मोरेटोरियम देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने AGR में ब्याज को कम करके 2% सालाना कर दिया है। साथ ही इस पर लगने वाली पेनाल्टी को भी खत्म किया है। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में FDI को भी आसान कर दिया है और सिम लेने या फिर पोस्टपेड से प्रीपेड कराने जैसे कामों के लिए डिजिटल KYC को भी मान्यता दे दी है। और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के